pandemic. I mean, I was looking at it, I was watching it. They had some great analysis of the people that voted for us. Nobody's ever seen anything like that. They came from all corners, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody, and it was beautiful. It was a historic realignment, uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. अमेरिका के 2024 का चुनावी नतीजा दुनिया की सियासत को बुरी तरह बदल कर रख देगा। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होंगे। उनके पिछले टेन्योर यानी कार्यकाल के दौरान दुनिया में अमन रहा था और कोई जंग नहीं हुई थी। रूस यूक्रेन जंग के चलते पूरा यूरोप ट्रंप को हारा देखना चाहता था, मगर पुतिन ट्रंप को जीतना देखना चाहते थे। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के मुसलमान मुल्क बाइडेन के इजराइल फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट ताकतों की जंग के चलते ट्रंप को जीतना देखना चाहते थे। अब ट्रंप जीत चुके हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही उन मुसलमानों से सवाल किया था जो कमला हैरिस का सपोर्ट कर रहे थे। ट्रंप ने फॉर्मर अमेरिकी सांसद लिज चेनी की तरफ से कमला हैरिस को सपोर्ट देने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कमला हैरिस मुसलमानों से नफरत करने वाली लिज चेनी को गले लगा रही हैं। ट्रंप ने सवाल किया था कि किसके पिता ने, किसके फादर ने मिडिल ईस्ट पर सालों की जंग और मौत को थोपा था। तो आपको यहां पर बता दूं कि लिज चेनी अमेरिका के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी की बेटी हैं। 2023 में इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था तब भी वो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट थे और डिक चेनी ने इराक पर हमले का सपोर्ट किया था। वैसे तो कहा जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दुनिया में अमेरिकी सुप्रीमेसी और अमेरिका के कारोबार के लिए ही काम करता है। जैसे मिडिल ईस्ट मुल्कों का मेन कारोबार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वैसे ही अमेरिका का मेन कारोबार हथियार यानी आर्म्स एंड एम्युनिशंस है। ये हथियार वही खपेगा जहां कत्ले आम होगा। कई जानकार मानते हैं कि अपने पिछले टेन्योर में ट्रंप को नई जंग शुरू नहीं करने का क्रेडिट दिया जा सकता है, लेकिन वो उन इलाकों में हथियार बेचने की डील भी करते रहे हैं जहां जंग का डर सबसे ज्यादा रहा। पिछली बार ट्रंप ने राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बनने के बाद पहला विदेशी दौरा सऊदी अरब का किया था। सऊदी अरब तब यमन में हुतीस से जंग लड़ रहा था। इसी दौरे में ट्रंप ने सऊदी अरब से 110 अरब डॉलर की हथियार की डील करी थी। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर देंगे किसी को नहीं पता। ट्रंप इसे अपना मजबूत पहलू मानते हैं। वो कहते हैं कि मेरे प्रेसिडेंट रहते हुए दुनिया में कोई बड़ी जंग शुरू नहीं हुई थी। इस चुनाव में तमाम अमेरिकी अलग अलग वजहों से गुस्से में थे, पर इनकी मेन वजह यूक्रेन और इजराइल को अरबों की मदद भेजना था। इजराइल को अमेरिका से मिल रही फौजी मदद को लेकर अरब अमेरिकी और मुस्लिम वोटरों में काफी नाराजगी थी। ट्रंप इस नाराजगी को अपने पाले में करने में कामयाब रहे। कहा जा रहा है कि अरब अमेरिकी और मुस्लिम वोटरों ने बाइडेन के साथ कमला हैरिस को भी सिरे से नकार दिया। माना जा रहा है कि जो वोटर जंग फौरन बंद करना चाहते थे वो ट्रंप के साथ जुड़े रहे। वहीं इजरायली सपोर्टर्स को लगता था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल की मदद ठीक से नहीं कर रहा है। ट्रंप न सिर्फ अरब अमेरिकी और मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने में कामयाब रहे, बल्कि यहूदियों को भी वार्निंग दे रहे थे कि अगर वो नवंबर में हार गए तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी साल सितंबर में एक प्रोग्राम में ट्रंप ने कहा था कि यहूदी कमला हैरिस को वोट क्यों देंगे? अगर नवंबर में मेरी हार होती है तो यहूदियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस गजा में सीज फायर की वकालत करती रही हैं और वो फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग मुल्क का सपोर्ट भी करती रही हैं। लेकिन कमला हैरिस फिलिस्तीनी सपोर्टर्स और जंग विरोधी कार्यकर्ताओं के निशाने पर लगातार रहीं। पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान कमला हैरिस से यह पूछा जा रहा था
कि मिडिल ईस्ट में इजराइल को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज हैं उनसे उनकी पॉलिसीज कैसे अलग होंगी। जबकि ट्रंप ने मिशिगन की रैली में कहा था, मिशिगन के साथ पूरे देश के मुस्लिम और अरब वोटर्स मिडिल ईस्ट में जारी एंडलेस वॉर को खत्म होते देखना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि पीस और स्टेबिलिटी वापस लौटे। दोस्तों, पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप वादा कर रहे थे कि वो सत्ता में आएंगे तो जंग बंद करवा देंगे। कुल मिलाकर ट्रंप ने अरब मुस्लिम वोटरों के सामने खुद को अच्छे ऑल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया। दोस्तों, हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर हमला किया था। इसी हमले की पहली बरसी पर ट्रंप ने कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट ह्यू हेविट को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने गजा को रियल एस्टेट के नजरिए से देखा था। गजा तकरीबन 20 लाख फिलिस्तीनियों का घर है। ट्रंप ने इस इंटरव्यू में कहा था कि आप अगर एक डेवलपर के तौर पर देखें तो ये काफी खूबसूरत जगह हो सकती है, वो चाहे मौसम हो, पानी हो या फिर क्लाइमेट के लिहाज से भी ये बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। दोस्तों, अब ट्रंप की इस जीत के मायने भी समझ लें। व्हाइट हाउस के साथ सेनेट और हाउस में मेजॉरिटी के साथ रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप को अपनी पॉलिसीज को लागू करने में आसानी होगी। रिपब्लिकन पार्टी पर ट्रंप का पूरा कंट्रोल होगा। ये नई रिपब्लिकन पार्टी होगी। केनेडी, एलन मस्क जैसे सहयोगियों के साथ ट्रंप अमेरिका में बदलाव का काम कर सकते हैं। सबसे अहम बात, ग्लोबल लेवल पर तनाव में कमी आएगी क्योंकि नए एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा ध्यान देश के अंदर होगा और रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका को दुनिया की जरूरत पड़ेगी। बहुत मुमकिन है कि यूरोप पर इस नतीजे और ट्रंप की जीत का पॉजिटिव असर हो और यूरोप भी पटरी पर आ जाए। 2017 में ट्रंप प्रेसिडेंट बने और WW2 यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से चली आ रही सियासत की जियोपॉलिटिक्स को बदलकर चले गए। अब 2024 का चुनावी नतीजा दुनिया की सियासत को बुरी तरह बदल कर रख देगा, जिसकी मिसाल पहले से ही मौजूद है। रूस यूक्रेन जंग के चलते पूरा यूरोप ट्रंप को हारा देखना चाहता था, मगर पुतिन ट्रंप को जीतना देखना चाहते थे। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के मुसलमान मुल्क बाइडेन के इजराइल फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ताकतों की जंग के चलते ट्रंप को जीतना देखना चाहते थे। सिर्फ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दोनों में से किसी की जीत से फायदा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दुनिया की सियासत ओबामा ने अरब स्प्रिंग और ईरान के साथ JCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि 14 जुलाई 2015 को P5+1 यानी चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका प्लस यूरोपियन यूनियन और ईरान ने एक इंश्योर करने के लिए एक ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA पर पहुंचे थे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली पीसफुल होगा। चीन जानता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ओबामा ट्रंप ने दुनिया की सियासत को बदल दिया था, जिसका नतीजा सबको फॉल ऑफ काबुल, रूस यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीनी रेजिस्टेंट ताकतों की जंग से नजर आ रहा है। चीन को पता है वो जिस दिन चाहेगा ताइवान को कब्जा कर लेगा। अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि ट्रंप के वक्त में वो हांगकांग को ठंडा कर चुका है। अब यूरोप अपनी अलग सोच के साथ दुनिया की सियासत करेगा। रूस, चीन, ब्रिक्स के मुल्कों को लेकर अपनी सियासत करेंगे। उम्मीद है कि ब्रिक्स के देश जल्द ही एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम लागू करेंगे जो बेल्जियन बेस्ड स्विफ्ट सिस्टम से अलग होगा। चाइना बेस्ड सिप सिस्टम यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम लागू होगा। अभी चीन इसी क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम यानी सिप सिस्टम से युआन में पेमेंट कर रहा है। कहा जा रहा है कि एक नई सिक्योरिटी सेटलमेंट और डिपॉजिटरी सर्विसेज शुरू होगी जो वेस्टर्न कंट्रीज से अलग नहीं होगी। एक नया ऑल्टरनेटिव इंश्योरेंस सिस्टम भी शुरू हो जाएगा जो यूके के ग्लोबल इंश्योरेंस सेंटर से अलग होगा। मौजूदा वक्त के लोग काफी खुशकिस्मत हैं क्योंकि हम 1876 के बाद बदली दुनिया देख रहे हैं। वहीं बात ट्रंप की करें तो खुद को अक्सर एंटी वॉर प्रेसिडेंट के तौर पर पेश करते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके टेन्योर में अमेरिका किसी भी एक्स्ट्रा वॉर में नहीं शामिल हुआ। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से कुछ अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया तो अफगानिस्तान में जंग को खत्म होने का ऐलान कर दिया। मार्च 2019 में ट्रंप ने इस्लामिक स्टेट को हराने का ऐलान किया था और इसी साल अक्टूबर में अमेरिकी सेना ने IS के नेता अबू बकर अल बगदादी को मार दिया था।
इसके अलावा 3 जनवरी 2020 को ट्रंप की सरकार में ही अमेरिका ने इराक में ईरान के सीनियर जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया था। तब ऐसा लग रहा था कि ईरान और अमेरिका उलझ सकते हैं, लेकिन अमन ही रहा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बनकर के या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।